नमस्कार दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किए 15 पॉइंट्स जो एक कंपनी को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। चलते हैं चैप्टर 4 पे, व्हाट टू बाय, अप्लाइंग दिस टू योर ओन नीड्स। 15 पॉइंट्स स्टडी करने के बाद अब कुछ सवाल आते हैं। क्या मैं ये काम खुद करूं या कोई एक्सपर्ट ढूंढूं? लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में से किन की स्टॉक्स खरीदूं? हाई डिविडेंड यील्ड वाली खरीदूं या ग्रोथ वाली? तो ये सब बातें आपकी नीड्स पे डिपेंड करती हैं। पब्लिक को गलत फहमी है सक्सेसफुल इन्वेस्टर के बारे में। उन्हें लगता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर कोई इंट्रोवर्ट बुकिश बंदा होगा जो सारा दिन अकेला बैठ के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पढ़ता रहता होगा। ये करने से बार्गेन्स मिल सकती हैं, बट वो बाद में वैल्यू ट्रैप साबित हो सकती हैं। इस बुक का मकसद है आपको कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का तरीका दिखाना। वो आप ग्रोथ स्टॉक से कमाएंगे, जिनकी स्टॉक्स हर दशक में सैकड़ों % प्रॉफिट दे सकती हैं आपको। तो ऑथर 100% रिटर्न से कम बात नहीं करते और 10 साल से कम होल्डिंग पीरियड की बात नहीं करते। ऑथर बोलते हैं एवरेज इन्वेस्टर अपना कुछ ही टाइम और एफर्ट दे सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। मान लेते हैं आपके पास एबिलिटी है और टाइम है कंपनीज को स्टडी करने का। हो सकता है आपके पास कस्टमर, सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर से मिलने का टाइम ना हो। अगर वो भी है, हो सकता है आपको बात करने का तरीका नहीं है अनजान लोगों से, क्योंकि आपको सिर्फ चैट नहीं करना उनके साथ, उनका इंटरेस्ट जगाना है ताकि वो खुल के आपको बता सकें जो आप जानना चाहते हो। अगर वो भी है, हो सकता है आपके पास अच्छी जजमेंट ना हो उस इन्फॉर्मेशन का मतलब निकालने की। अगर वो भी है, हो सकता है ज्योग्राफी ना हो आपकी अच्छी, आप गाँव में रहते हो जो बड़े शहरों से दूर हो, फिर तो आप इन लोगों से मिल ही नहीं पाओगे। अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। खुद का डॉक्टर या वकील बनना ज़रूरी नहीं है। ये प्रिंसिपल्स आपकी एक्सपर्ट ढूंढने में भी हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट चूज़ करने के लिए पहले आप उसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखो। अगर 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो ऐसे बंदे को अपनी सेविंग्स ना दो। फिर 2 चीज़ें देखो। पहली चीज़, एडवाइज़र ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, उससे उसकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी पूछो। अगर उसकी फ़िलॉसफी सेम है जो आपकी है, जो बुक में हमने पढ़ी है अभी, तो सही है वो बंदा आपके लिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं वो कैसे दिए हैं। मार्केट टाइम करके दिए हैं, मार्जिनल कंपनीज में इन्वेस्ट करके दिए हैं, या जो प्रिंसिपल्स की हमने बात की है उन्हें फॉलो करके दिए हैं। चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। जो कंपनीज 15 पॉइंट्स पे क्वालिफाई करेंगी वो 3 तरह की हो सकती हैं। लार्ज कंपनीज जिनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हों और फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स भी बोला जाता हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह उनमें इन्वेस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल डाउ केमिकल, ड्यूपॉन्ट, IBM। 1946 से 1956 के दशक में तीनों कंपनीज की स्टॉक 5 गुना हो गई थी। डिविडेंड रिटर्न भी 2.5% से 8-9% हो गई थी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे। और ये कोई अनयूजुअल पीरियड नहीं था, नॉर्मल ही था। दूसरा, स्मॉल और यंग कंपनीज जिनकी मैनेजमेंट आउटस्टैंडिंग हो और रिसर्च साइंटिस्ट कैपेबल हो। फॉर एग्जांपल एम्पेक्स की स्टॉक 4 साल में 8 गुना हो गई थी। फिर तीसरा, इन लार्ज और स्मॉल कंपनीज के बीच की कंपनीज। स्मॉल कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा गेन दे सकती हैं, हज़ारों % तक का 10 साल में, लेकिन अगर गलती हुई तो $1 भी नहीं बचेगा। स्किल्ड इन्वेस्टर भी कभी कभी गलती कर सकते हैं। लार्ज कंपनी के लॉसेस यूजुअली टेम्परेरी होंगे अगर आपने स्टॉक सही टाइम पे खरीदा है। सही टाइम क्या है वो अगले चैप्टर में पता चलेगा। बड़ी कंपनीज की स्टॉक्स भी आपको कई गुना प्रॉफिट देंगी, बट उतना नहीं जितना छोटी कंपनीज देंगी। कितना पैसा लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और कितना स्मॉल कंपनीज में, यह आप पे डिपेंड करता है। बड़ी कंपनी से हुआ प्रॉफिट छोटी कंपनी से हुए टोटल लॉस को आउटवे कर सकता है, और स्मॉल कंपनीज अगर सक्सेसफुल हुई तो ये लार्ज कंपनीज भी बन सकती हैं। दोनों में बैलेंस रखें तो ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं चैप्टर के फाइनल टॉपिक पे। स्मॉल इन्वेस्टर्स डिविडेंड रिटर्न पे नहीं जी सकते, चाहे डिविडेंड यील्ड कितनी ही हाई हो, क्योंकि उनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ही बहुत छोटी होती है। स्मॉल इन्वेस्टर को इमरजेंसी और एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट प्रोविजन रखने के बाद ही अगर कुछ सरप्लस पैसा बचा वो इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टर के सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि उसे डिविडेंड इनकम की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर है वो डिविडेंड प्रेफर ना करे और पैसे को कंपाउंड होने दे। ऑथर के पर्सनल व्यू में एक छोटी सी इनकम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कुछ सालों बाद डिविडेंड बढ़ने पे ज़्यादा इनकम और ऑथर के बच्चों का वेल्दी बनने का चांस। किसी भी स्टॉक का सक्सेस 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला, कितनी स्किलफुली आपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है। दूसरा, गुड लक पे। गुड लक एक स्टॉक के लिए बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन अगर आपके पास वेल सेलेक्टेड काफ़ी स्टॉक्स हैं तो लक एवरेज आउट हो जाएगा।
ऑथर बोलते हैं पिछले 35 साल में जितनी भी स्टडीज हुई हैं हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स पे और लो डिविडेंड यील्ड ग्रोथ स्टॉक्स पे, हर एक स्टडी ने शो किया है कि ग्रोथ स्टॉक्स ने ओवर 5 to 10 ईयर पीरियड आउट परफॉर्म किया है। और सरप्राइजिंग बात तो यह है ग्रोथ स्टॉक्स ने इसी पीरियड के दौरान अपने डिविडेंड्स बढ़ाकर हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डिविडेंड रिटर्न भी दी है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे। हालांकि इंक्रीज स्टॉक प्राइस देखें तो आज भी डिविडेंड यील्ड कम ही लगेगी। मतलब ग्रोथ स्टॉक्स ने अपनी सुपीरियोरिटी शो की है, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के मामले में नहीं, डिविडेंड रिटर्न के मामले में भी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे कब सही टाइम होता है स्टॉक्स खरीदने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।